वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सोरगुम के बारे में है, यानी कि ज्वार। अभी हमें कुछ जीन्स के बारे में जानकारी मिली है लेटेस्ट रिसर्चेस में, जिसके जरिए हम ज्वार के जो बीज हैं उनका साइज बड़ा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, फॉडर के लिए और बायो एनर्जी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। सोरगुम की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल ग्रीन क्रॉप है। ये दुनिया भर में पॉपुलर है। इसमें लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स का लो होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ग्लाइकेमिक इंडेक्स अगर लो है किसी सीरियल में, इसका मतलब यह है कि उसे खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद 2 घंटे बाद आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अगर ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई है मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज का लेवल बैलेंस रहे जरूरी होता है। फर्दर ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो कई तरीके की नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, तो इसमें ये भी नहीं मिलता, तो ये भी अच्छी बात है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो सोरगुम की इंडिया में पाई जाती है उसे पॉपुलरली ज्वार कहा जाता है। इसका ओरिजिन ऐसा माना जाता है भारत में ही है। इस संबंध में एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था 1969 में। काफी हार्डी और ऐसा पौधा होता है जो हाई टेम्परेचर में और ड्रॉट की कंडीशन में पैदा हो सकता है। सेमी एरिड रीजन में जहां बारिश 350 से 400 मिलीमीटर के आसपास भी हो, वहां भी इसे आराम से उगा सकते हैं। मतलब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में बढ़िया से उग जाएगा, जिसमें मेज को उगाने में भी दिक्कत हो जाती है। इंडिया में जो सोरगुम बेल्ट है वो यूजुअली ऐसी जगह है जहां पर 400 से 1000 मिलीमीटर की बारिश होती है, मतलब कम होती है। ये कई प्रकार की सॉइल्स में हो जाता है, मतलब इसे उगाना बहुत आसान होता है। नई रिपोर्ट में 125 ऐसे रीजन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे अलग अलग डीएनए सीक्वेंस हमें ज्वार में मिले हैं और वो उनके ग्रेन के साइज को प्रभावित करते हैं। जो नया वेरिएंट हमें मिला है, इससे जो ग्रेन का वेट है वो डबल हो जाएगा और कई तरीके के फायदे होंगे। भारत में सबसे ज्यादा सोरगुम यानी कि ज्वार उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, देन तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लूखा रिवर के बारे में है। हाल ही में एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया मेघालय में, लूखा रिवर को वापस से रिवाइव करने के लिए। लूखा रिवर का पानी अचानक से धीमे धीमे स्काई ब्लू हो गया, बिल्कुल ऐसा। तो वहां के जो लोकल ग्रुप्स थे उन्होंने पानी के बदलते इस रंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इवन अथॉरिटीज के खिलाफ एनजीटी तक जाने का भी एक चेतावनी दी। ऐसा क्यों हुआ? तो जो लोकल्स हैं उनका यह मानना है कि वहां पर लाइमस्टोन की माइनिंग होती है, कोल की माइनिंग होती है और सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनसे केमिकल्स को रिलीज किया जाता है। उस केमिकल रिलीज की वजह से ये पानी पूरी तरीके से दूषित हो गया है, एसिडिक हो गया है। इससे इस वाटर बॉडी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है और इसके अतिरिक्त ये पानी अब पीने लायक भी या कंजम्पशन के लायक भी नहीं रह गया। तो काफी लंबे समय से इस पर ह्यू एंड क्राई मचा हुआ था। तो सरकार ने इस संबंध में डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये जो रिवर है ये आपको मेघालय का जो ईस्ट जयंतिया हिल है उसके सदर्न पार्ट में मिलेगा। यह है इंडिया का मैप, यहां पर है मेघालय। मेघालय में यह है ईस्ट जयंतिया हिल्स, इसके सदर्न पार्ट में यहां पर आपको यह रिवर मिलेगी। ये वैसे मानसून रेंज जो होती है उसी से इसमें पानी आता है। उसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए सदर्न पाथ ले लेती है, फिर ये जाके लूनार रिवर से मिल जाती है, एक खद्दुम विलेज है वहां पर। लेटर ऑन ये सोनापुर गांव से होते हुए सुरमा वैली से गुजरते हुए अल्टीमेटली बांग्लादेश के फ्लड प्लेन्स में खत्म हो जाती है। रिवर के डिटॉक्सिफाई करने का क्या मतलब है? अगर एक बार रिवर पोल्यूट हो गई तो फिर आप क्या करोगे? कुछ फाइटो रिमीडिएशन मेथड्स होते हैं। फाइटो का मतलब होता है पौधे, जिनका इस्तेमाल नदियों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए किया जाता है। यहां पर एल्गी का इस्तेमाल किया गया है। जो एल्गी होते हैं वो जो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो नुकसानदेह हैं उनको सोखने की क्षमता रखते हैं, तो उनका इस्तेमाल कई बार हार्मफुल केमिकल्स को कम करने के लिए वाटर बॉडीज में किया जाता है। जो पायलट प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत रन किया जा रहा है, जो इस उद्देश्य है कि पानी का जो पीएच लेवल गिर गया है उसे वापस से इंप्रूव किया जाए। पीएच लेवल ये बताता है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। पीएच लेवल 0 से 14 के बीच में होता है। अगर 7 है मतलब न्यूट्रल है। पीएच लेवल अगर 7 से कम हुआ मतलब वाटर एसिडिक हुआ है
और अगर 7 के ऊपर हुआ तो बेसिक यानी कि क्षारीय हुआ है। तो जो पीएच है वाटर का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये इंडिकेट करने के लिए कि वाटर क्वालिटी आखिर है कैसी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेला मीन टनल के बारे में है। हम सभी लोगों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग की लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रीजन को चाइना क्लेम करता रहा है और इसको लेकर अक्सर विवाद भी हो जाया करता है। चाइनीज सोल्जर्स यहां घुसने की कोशिश करते रहते हैं। फर्दर यहां पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी है और यह भी माना जा रहा है कि अगले दलाई लामा का डिक्लेरेशन या उनकी घोषणा यहीं से की जाएगी, जिस पर चाइना आपत्ति भी जताता रहता है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि यहां की कनेक्टिविटी इंडिया की इंपॉर्टेंट लोकेशंस के साथ इंश्योर हो। टफ टेरेन है, जो जाने का रास्ता है वो सेला पास से होकर गुजरता है। अक्सर बर्फबारी की वजह से या टफ वेदर की वजह से खराब हो जाता है रास्ता। हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर करना होगा तवांग में। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, अभी हाल ही में ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर किया गया है बीआरओ के द्वारा। यहां पर सेला टनल को डेवलप कर लिया गया है और इसके माध्यम से सभी मौसम में तवांग तक कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सकेगा। इस पूरे टनल की शुरुआत 9 फरवरी 2019 को की गई थी। यह तवांग को आसाम के गुवाहाटी से जोड़ेगा, बालीपारा चारीद्वार तवांग रोड से, जो कि इस टनल से होकर गुजरेगी। बीआरओ ने इसे प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाया है। टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड पर ही डेवलप किया गया है। स्नो लाइन के काफी नीचे, मतलब वहां पर बर्फ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे डिस्टेंस कम होगी, ट्रेवल टाइम घटेगा, हम स्पीडली वहां पहुंच पाएंगे और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी फायदेमंद है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक सी के बारे में है। डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस की अभी हाल ही में अर्ज किया कि डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रांग होना चाहिए ब्लैक सी के आसपास के फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में। रशिया अपना मिलिटराइजेशन रीजन में बढ़ा रहा है, सैन्यीकरण कर रहा है। तो कौन से देश हैं ब्लैक सी की चारों ओर? ब्लैक सी के चारों ओर टोटल 6 देश आते हैं। 2000 यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। ये 6 देश ब्लैक सी के चारों ओर आ जाते हैं। अक्सर सिंपल प्रश्न यही पूछ लिया जाता है। ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में लोकेटेड है। पॉन्टिक, कॉकेकस और क्रीमियन माउंटेन्स इसके साउथ ईस्ट और नॉर्थ में है। ब्लैक सी ऑफ अजोव से कनेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ कर्च के माध्यम से। ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ अजोव और यहां पे है स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, बॉस्फोरस और मरमरा सी ट्रांजिशन जोन बनाते हैं मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में। ये 6 देश हैं जिनको मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। बाकी ब्लैक सी में देखिए ऑक्सीजन की काफी कमी है। यहां के वाटर को आप एनॉक्सिक वाटर कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टिग्रे रीजन के बारे में है। इथियोपिया, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर सिचुएटेड एक कंट्री है, उसके नॉर्थ का एक प्रोविंस है, नाम है टिग्रे। वहां पर कई सारे रेबल ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं और इथियोपिया की सरकार उनसे लगातार स्ट्रगल कर रही है। ये इथियोपिया का नदर्न मोस्ट रीजनल स्टेट है, माउंटेनियस टेरेन है। पास्ट में इसके इस टेरेन की वजह से इथियोपिया खुद को ग्रीक्स, टर्किश और इटालियन इन्वेजन से बचाता रहा है। यहां पर टिग्रियन, आयरोब और कुनामा पीपल रहते हैं। रीजन 1 के नाम से पुकारा जाता है वहां के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हम बात इथियोपिया की कर रहे हैं और यहाँ की जो कैपिटल लार्जेस्ट सिटी है दैट इज मैकेले। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डबल डिप लानिना के बारे में है। इस टॉपिक को ओनली आईएएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस लेती हैं संतोष मैम, वो कवर करेंगी। आगे आप वो जो एक्सप्लेनेशन दे रही हैं उसे ध्यान से समझिए। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर करा है कि लानिना फिर से डेवलप हुआ है। लानिना क्या होता है? लानिना अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन साइकिल का एक पार्ट होता है। अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन क्या होता है? ये पैसिफिक ओशन के अंदर एक पर्टिकुलर सर्कुलेशन है। कहाँ पे होता है ये? जनरली ट्रॉपिक्स के अंदर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये अगर मेरा पैसिफिक ओशन है, दिस इज माई ईस्टर्न एंड दिस इज माई वेस्टर्न जोन। अब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यहाँ पे पेरुवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट के इन्फ्लुएंस के अंदर कंपैरेटिवली कोल्ड रहता है। इस कोल्ड की वजह से साउथ अमेरिका के आसपास यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जनरेट रहता है। वेरेज मेरा जो
वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ऑस्ट्रेलिया के पास वाला एरिया, यहाँ पे मेरा कंपैरेटिवली वार्म ओशन करंट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वार्म कंडीशंस डेवलप होती हैं। इस वार्म कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर हाई रहेगा, यहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ से इसका मतलब हुआ कंडेंसेशन होगा और यहाँ पे मेरी बारिश होगी। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। नाउ दिस इज ए नॉर्मल कंडीशन। अब अगर इसी में कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो मेरी अल नीनो या ला नीना की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले अल नीनो को देखते हैं। अगर ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, ओके, अगर ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है विच मीन्स जहाँ पे लो प्रेशर था वहाँ पे अगर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और जहाँ पे हाई प्रेशर था वहाँ पे अगर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, इसका मतलब है मेरी वॉकर सर्कुलेशन, मेरी जो वॉकर सेल थी वो रिवर्स हो गई है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास में हाई प्रेशर एरिया विच मीन्स एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी और यहाँ पे किसी भी तरह का क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, यहाँ पे ड्राउट कंडीशंस हो जाती हैं। वेयर एज साउथ अमेरिका जहाँ पे नॉर्मली हाई प्रेशर एरिया था, यहाँ पे ये वार्म ओशन करंट रिप्लेस कर देगा। किसको रिप्लेस कर देगा? जो पेरुवियन मेरी हम्बोल्ट कोल्ड करंट थी इसको। इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा विच मीन्स कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। ये तो हो गई सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है? न्यूट्रल कंडीशन इंटेंसिफाई हो जाती है। इसका मतलब वार्म से वार्मर हो जाएगा और कोल्ड से कोल्डर हो जाएगा। ओके, इसको क्या होता है अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन एक साइकिल चलता है। न्यूट्रल कंडीशन आएगी, अल नीनो कंडीशन आएगा, न्यूट्रल कंडीशन आएगी, ला नीना कंडीशन आएगा। इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि मेरा ला नीना के बाद में न्यूट्रल कंडीशन आया और उसके बाद में फिर से मेरा ला नीना डेवलप हो गया है। और इसी को ये जो बैक टू बैक ला नीना डेवलपमेंट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं डबल डिप ला नीना। ठीक है, ला नीना क्या होता है? एक वेदर पैटर्न है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। इसमें होता क्या है, आप एक बार हम जस्ट सी दिस। ट्रेड विंड के जब ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो इनके इन्फ्लुएंस के अंदर ये जो मेरा पेरुवियन या हम्बोल्ट कोल्ड करंट है, ये वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड होके आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोल्डर हो गया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला एरिया वार्म से वार्मर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर और भी ज़्यादा हाई हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा कंडेंसेशन होगा और मेरा ज़्यादा बारिश होगी यहाँ पे। सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ माई ला नीना। दिस इज़ व्हाट ला नीना इज़। और अल नीनो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो ला नीना एंड अल नीनो ऑलमोस्ट हमारा ये जो ऑक्सीलेशन होता है पैसिफिक ओशन के अंदर सी सरफेस टेम्परेचर का, ये होता है। इंडिया के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती है कि जब हमारा ला नीना डेवलप होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास अच्छा खासा लो प्रेशर एरिया क्रिएट रहेगा। सो दिस लो प्रेशर एरिया ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रेन इनटू द इंडिया। लेकिन जब हमारा अल नीनो चल रहा होता है तो ये अल नीनो इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। अल नीनो के अंदर इंडिया के अंदर जो मॉनसूनल विंड्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाती है और बारिश काफ़ी कम होती है। आर्टिकल है वो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी को डायरेक्ट किया है कि आप इमीडिएट और फर्म डिसीजन लीजिए कि जो मुल्ला पेरियार डैम में डिसाइडेड मैक्सिमम वाटर लेवल है वो मेंटेन किया जाए। केरला में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो रही है? मतलब मैक्सिमम पानी का जो लेवल है वो कितना मेंटेन करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड समझिए। देखिए, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुल्ला पेरियार डैम है केरला में। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम है कहाँ पर? केरला में। लेकिन ये है किसका? ये है तमिलनाडु का। अब ये मामला भला कैसे आ गया कि मतलब केरला के भीतर है लेकिन इसे ओन करता है तमिलनाडु, और इस डैम का इस्तेमाल करने के बदले में तमिलनाडु की सरकार केरला की सरकार को रेंट देती है। ये मैकेनिज्म आज का नहीं है। एक्चुअली में केरला को पहले स्टेट ऑफ त्रावणकोर कहा जाता था। बात 1890 के आसपास की है और तमिलनाडु को उस समय मद्रास कहा जाता था। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ त्रावणकोर और ये मद्रास, चूंकि मद्रास के कुछ रीजन्स में पानी की अक्सर कमी रहती थी और यहाँ पर पेरियार नदी में इनफ पानी होता था। मामला ये हुआ कि यहाँ पर एक डैम बनाकर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पानी को तमिलनाडु में या उस समय का जो मद्रास था वहाँ डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये डैम बनाया गया उस समय के स्टेट ऑफ त्रावणकोर में और इस डैम को 999 साल की लीज पर उस समय के मद्रास को दे दिया गया। बाद में देश आज़ाद हुआ, जो त्रावणकोर था वो केरला बन गया और मद्रास बन गया तमिलनाडु। लेकिन ये ट्रीटी अभी भी एप्लीकेबल है।
मतलब ये डैम डिस्पाइट बीइंग इन केरला 999 साल की लीज जो भी समय अभी बाकी है उसमें तमिलनाडु के पास ही है। अब मामले की बात यह है कि इस डैम को बनाया गया था 1890 में। इसके पहले आप ये देखिए कि ये है पेरियार नदी। पेरियार नदी यहाँ पर आती है और यहाँ पर डैम बनाकर इस पानी को रोका गया है। तो इस यहाँ पर इस रिजर्वायर में यानी कि पेरियार जो लेक है यहाँ पर ये पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है। मुल्ला पेरियार डैम में ये पानी इकट्ठा होता है और जब यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता है तो फिर ये इस डायरेक्शन में तमिलनाडु की ओर डाइवर्ट हो जाता है और वहाँ के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर पानी की नीड को पूरा करता है। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि पेरियार रिवर पर ही मुल्ला पेरियार डैम बनाया गया है और मुल्लैयार रिवर भी यहाँ पर आती है, उसी के कन्फ्लुएंस पे ये डैम बना है और फिर पानी चला जाता है तमिलनाडु में। अब दिक्कत की बात यह है कि ये डैम कंप्लीट हुआ 1892 में और इनिशियली ये कहा गया था कि ये डैम लगभग 50 सालों तक बढ़िया से काम करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि इस डैम को बने लगभग 130 साल बीत चुके हैं। डैम की स्थिति खराब है। अगर वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा जाए तो डैम कोलैप्स भी कर सकता है और अगर डैम कोलैप्स करता है तो वहाँ पर जो रीजन में रहने वाले लोग हैं केरला के, उन्हें भारी नुकसान सहना होगा। यहाँ पर जो केरला की सरकार है उसका प्रस्ताव ये है कि इस डैम को या तो अच्छे से रिपेयर किया जाए या ऑल टुगेदर एक नया डैम बनाया जाए या फिर वहाँ पर जो वाटर लेवल है उसे एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। तमिलनाडु की सरकार इस पर राजी नहीं होती। वो नहीं चाहते कि डैम पर उन्हें और खर्चा करना पड़े। वो ये कहते हैं कि हम आपको रेंट देते हैं तो रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है और एक जो वाटर लेवल है वो हमें चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ेगा तभी पानी का खूब बढ़िया फ्लो तमिलनाडु की ओर जाएगा। काफ़ी विवाद हुआ। जो तमिलनाडु है वो नहीं, जो केरला है वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो 136 फीट के ऊपर जाए, जबकि जो तमिलनाडु है वो चाहता था कि पानी का लेवल कम से कम 142 फीट तक जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसिया तो 142 फीट की अनुमति भी दे दी। लेकिन बाद में जब यहाँ पर दिक्कत हुई, केरला ने कंसर्न रेज किए तो इसे घटाकर 139 फीट कर दिया गया। अभी भी केरला यही चाहता है कि पानी का लेवल 137 फीट के ऊपर नहीं जाना चाहिए और तमिलनाडु 142 फीट पे अड़ा हुआ है। 130 साल का ये पुराना जो मुल्ला पेरियार डैम है ये खराब स्थिति में है। मुल्लैयार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्रेंस पे बनाया गया है और इसके कोलैप्स करने की संभावना है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं। इसे बनाया गया था पेन्युक्विक जो एक इंजीनियर थे उस समय उनके द्वारा, ताकि जो रीजन में मतलब ड्राई रीजन में रहने वाले तमिलनाडु के लोग हैं उन्हें पानी मिल जाए। जो 5 सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इस डैम की वजह से जो लेक बन गई है उसे पेरियार लेक कहा जाता है और वहाँ के लोग उसे ठेकड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बुलाते हैं। जो मुल्ला पेरियार डैम है इसे दुनिया के कुछ बड़े डैम्स में शामिल किया गया है। यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ ने तो बहुत समय पहले बोल दिया कि आप इसे डीकमीशन कर दीजिए। अब ये डैम इस स्थिति में नहीं कि इससे काम लिया जाए, ये बहुत पुराना हो चुका है और जिस रीजन में ये है वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी भी है, मतलब कि भूकंप भी आते हैं और ये डैम कभी भी कोलैप्स कर सकता है। यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े बहुत पुराने डैम्स हैं वो ग्लोबल डेवलपमेंटल इशू बनते जा रहे हैं। ये थ्रेट है ह्यूमन सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी तो ये है कि दोनों ही स्टेट एक कंसेंसस बिल्ड करके या तो कोई नया डैम कंस्ट्रक्ट करें या फिर कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाले, लेकिन इस डैम को रिप्लेस किया जाए। मुल्ला पेरियार डैम को डीकमीशन करने का तमिलनाडु सख्ती से विरोध करता है। वो कहता है कि ये अब एक ट्रीटी का पार्ट है जो काफ़ी पहले हुई थी, इसीलिए इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला अभी भी पड़ा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। कोई घटना ना हो, बस इसी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।